हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते थे। सबने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी और इसी के साथ आज हम टॉपिक 13 नवंबर है और 12 नवंबर के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। मेरे वीडियो के अंदर आपको सबसे खास चीज़ क्या मिलेगी, आपको सारे नोट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड में मिलेंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको इतने अच्छे पसंद आने वाले हैं कि आपको सारी चीज़ें सिंपल और इजी फॉर्मेट में याद भी हो जाएगी। और सबसे अच्छा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आपको कोई भी वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखोगे वहाँ 60 मिनट्स की है तो यहाँ 30 मिनट्स में मिल जाएगी। इस तरह आपका 50% टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको, विच कंट्री इज नोन एज द टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, तो उसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, उसका आंसर बहुत कमेंट्स के अंदर सभी ने आंसर सही दिया था। चलो अभी उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। और आप बोलोगे तो मैं यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, बट ये सिर्फ अपने माइंड को एक तरह से रिफ्रेश करने के लिए है। इससे आपको ज़बरदस्ती बोझ नहीं डालना है अपने ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जस्ट एक क्वेश्चन रिसेंट में मैंने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ाया है और इसको आप समझ लो। फर्स्ट प्लेयर एवर टू बी टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पहले प्लेयर जो कि अभी टाइम्ड आउट हुए हैं, बताओ। एंग्लो अभी अब समझाया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले पहले प्लेयर कौन हैं, तो एंग्लो मैथ्यूज, विराट कोहली, कौशल परेरा या चरित असालंका। तो ये आप इसमें से आपको बताना है सही आंसर। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज इंडिया यूरोपियन यूनियन एडवांस टाई और मेरीटाइम फ्रंट, उस पर भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स है और भी टॉपिक्स है, मैं बताता जाता हूँ आपको। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी टॉपिक आया है, ड्रग स्मगलर्स पर टॉपिक आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ बेनिफिट्स से रिगार्डिंग एक टॉपिक है और मैं अभी सारे टॉपिक्स धीरे धीरे आपको पढ़ाता जाऊँगा। चलो सबसे पहले टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। पहला है आइसलैंड। जो आइसलैंड कंट्री है उन्होंने डिक्लेयर की इमरजेंसी ओवर वोल्केनो एरप्शन कंसर्न, यानी आइसलैंड ने अभी डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी किसके कारण, वोल्केनो के कारण। तो अभी हमको समझना है वोल्केनो क्या होता है। तो पहले वोल्केनो को मतलब समझ लेते हैं और आइसलैंड कंट्री को हमको लोकेशन देखनी है। तो ये देखो आइसलैंड कहाँ है, तो इसके ऊपर देखो ये आइसलैंड समझो, जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर नॉर्थ आयरलैंड, और इससे पहले ऊपर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर एक आइसलैंड है, ये देखिए आइसलैंड जो अभी आपको दिख रहा होगा मैप के अंदर। और यूके यूनाइटेड किंगडम में क्या, आयरलैंड, ब्रिटेन और ये सारी कंट्रीज आती है। तो उसके जस्ट ऊपर आप देखो आइसलैंड है और उसके जस्ट पास में ग्रीनलैंड है। अब आप नीचे वाले के अंदर और ध्यान से देखो कि तो ग्रीनलैंड के पास में आइसलैंड दिख रहा है, उसके ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, ये सारी कंट्रीज है। इधर यूएस है, मतलब आप समझिए एक साइड में तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट आ गया और इस साइड में कौन सा आ गया है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और ईस्ट साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट है, इस साइड में यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो यूरोप है और अफ्रीका और एशिया। तो उसके बीच में जो दोनों के बीच में कौन सा है, आइसलैंड आता है, ग्रीनलैंड आता है। ठीक है, तो हमने लोकेशन देख ली। अभी हम समझते हैं आइस इसमें वोल्केनो का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले वोल्केनो का मतलब समझ लो। वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। क्या होता है कि जब इट इज एन ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ के क्रस्ट के अंदर एक छेद हो जाता है बड़ा सा, थ्रू विच, जिसके अंदर से या तो गैस निकलती है या लावा निकलता है या मैग्मा निकलता है या रॉक्स या एश राख निकलती है, एमिटेड आउट, बाहर निकलती है। कैसे निकलती है, जब दो प्लेटोनिक जो प्लेटोनिक एक्टिविटी होती है जब गर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर, और जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो उसके नीचे के अंदर जो लावा भरा होता है वो लावा टकराने से वो छेद खुल जाता है और उससे लावा बाहर निकलता है। उससे ही बोला जाता है वोल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी का फटना। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस, यानी ये पृथ्वी के अंदर की आंतरिक प्रोसेस है। एक होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस, यानी बाढ़ आ गई, बाहर से बरसात आ रही है जिसके कारण बाढ़ आ गई, तो वो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, बाहर से धक्का लगाए। लेकिन एंडोजेनिक यानी जो पृथ्वी के अंदर ही कुछ प्रोसेस हो रही है उसको बोला जाता है एंडोजेनिक प्रोसेस। वोल्केनो कैन फॉर्म लैंड फॉर्म्स, उससे कितनी बार क्या होता है, जो लावा निकलता है लाल लाल कलर का जो हम लावा बोलते हैं, उससे चट्टानें बन जाती है, कितनी बार पठार बन जाते हैं, इतना लावा निकलता है। उसके अलावा माउंटेन, पर्वत तक बन जाते हैं। तो ऐसे लैंड फॉर्म्स अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, इतना लावा निकलता है ज्वालामुखी से। चीज़ों को समझते जाओ, बहुत ईजी है। अब वोल्केनो के टाइप्स कितने होते हैं, तो उनको देखो टाइप्स, एक तो इरप्शन के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है या एक पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, दोनों चीज़ों को समझो। एक तो होता है इरप्शन के टाइप्स, उसमें एक तो होता है बेसिक वोल्केनो, एक होता है एसिडिक वोल्केनो। तो बेसिक वोल्केनो जिसमें डार्क कलर का लावा निकलता है लाइक बेसाल्ट के टाइप में, और इसमें लाइट कलर का, लाइट यानी जो एकदम चमकीले, जो अपन रेड कलर का बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं एसिडिक वोल्केनो। एक हाई आयरन एंड पुअर इन सिलिका, यानी एक तो सिलिका और जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन यानी लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और सिलिका बहुत पुअर होता है। ठीक है, और जबकि इसके अंदर सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और मैंने इसको आपको इसीलिए एकदम कंपेरेटिव फॉर्म में लिखा है। मैं चाहता था इसको प्रॉपर मतलब जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली वैसे लिख सकता था, बट मैंने सोचा इसको अगर कंपेरेटिव फॉर्म में रखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर इसको बोराड सील्ड वोल्केनो भी बोला जाता है, और इसमें कोन टाइप की वोल्केनो शेप होता है। कोन टाइप यानी जो कोन वाले जो पेड़ नहीं होते हैं त्रिभुज टाइप के, उस टाइप के इसका शेप बन जाता है। अब एक चीज़ समझो, बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, और अगर इरप्शन जो ज्वालामुखी होता है उसको इरप्शन के बेसिस, पीरियोडिसिटी के बेसिस पर भी उसको मतलब चेंज किया जा सकता है। अब बोलोगे आप ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। उसमें कैसा होता है, एक तो वोल्केनो एक्टिव, मतलब इरप्शन की जो पीरियोडिसिटी यानी वो कितना समय हो गया इरप्शन होते में, एक तो एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोरमेंट वोल्केनो, एक होता है एक्सटिंक्ट और इनएक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो में क्या होता है, वो तुरंत इरप्ट हो जाता है फ्रिक्वेंटली और मोस्टली अराउंड रिंग ऑफ फायर, यानी जो रिंग ऑफ फायर के आसपास ही इस टाइप के वोल्केनो होते हैं। डोरमेंट वोल्केनो यानी जो पिछले पास्ट रिसेंट ईयर्स में इरप्ट नहीं हुआ है,
लेकिन फ्यूचर में इरप्ट हो सकता है, उसको बोला जाता है डोरमेंट वोल्केनो। एक्टिव वाला समझ में आ गया, जो इरप्ट होते रहते हैं कंटिन्यूसली और वो रिंग ऑफ फायर के आसपास ही उनके मोस्टली वहीं होते हैं। और होते हैं एक्सटिंक्ट और इनएक्टिव वोल्केनो, उसके अंदर वो नॉट वर्क इन पास्ट, यानी उन्होंने पास्ट में कुछ काम नहीं किया है। इस चीज़ को समझना कि पास्ट के अंदर ना तो वो निकले हैं, बहुत टाइम हो गया, पास्ट के अंदर ऐसी हिस्ट्री नहीं है जिसके अंददर वोल्केनो निकला हो, और नो चांस, अभी भविष्य में भी इरप्शन होने का कोई चांस नहीं है, उसको बोला जाता है एक्सटिंक्ट या इनएक्टिव वोल्केनो। और वो पानी से भरा होता है, वहाँ पर लेक बन जाती है, क्योंकि पहले कभी निकला होगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट में, बहुत पुरानी बात होगी, और उसके बाद एक बार खड्डा हो चुका होता है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं निकला है पास्ट हिस्ट्री के अंदर, रिसेंट जो पुराने पास्ट ईयर से उसमें नहीं निकला है, और भविष्य में निकलने का भी कोई चांस नहीं है। उसको बोला जाता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इनएक्टिव वोल्केनो। और इसके यहाँ पर अगर पानी भर जाता है तो उसको, उसके कारण वहाँ पर लेक टाइप की आकृति में वो हो जाता है। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी मैंने आपको दिखाया था, उसका मतलब न्यूज़ दिखाई थी कि ड्रग स्मगलर फाइंड न्यू रूट विया मिजोरम इवेट क्लेसेज। अभी क्या हुआ देखो, एक चीज़ बताओ, मणिपुर में अभी क्लेसेज हुए थे, कौन से, अभी आपको पता है एक लेडी को वहाँ पर न्यूट कर दिया था, इस तरह के बहुत सारे केसेज अभी चल रहे हैं। उसके अलावा भी वहाँ पर अभी बीच में संघर्ष हो गया था ऐसा, तो उसके कारण अभी इन्होंने वहाँ पर जब संघर्ष चल रहा था तो सीआरपीएफ के जवान उधर शिफ्ट हो जाते हैं, या जो बॉर्डर के बहुत सारे जो जवानों की जरूरत होती है टुकड़ियों की, तो उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मणिपुर में। तो मिजोरम की सेफ्टी थोड़ी सी कम हो गई, तो अभी मिजोरम के थ्रू शिफ्ट कर दिया किसने, ड्रग स्मगलर्स ने न्यू रूट फाइंड कर लिया है। तो अभी हमको क्या टॉपिक समझना है, हमको ये समझना है कि ड्रग स्मगलिंग का इंडिया में क्या स्टेटस है, कैसे क्या सिस्टम है, उसके क्या चैलेंजेस है, और उसके लिए क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब अपने लिए यूपीएससी में जो हम काम की चीज़ें वही पढ़ेंगे सीधा। चलो फाइनली ड्रग्स इन इंडिया। इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन गोल्डन ट्रायंगल एंड वेस्ट कंट्री, जो जिसके अंदर या दो, एक तो समझो गोल्डन ट्रायंगल होता है, एक होता है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके अंदर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये किस साइड में है, इंडिया के ईस्ट साइड में है। और इंडिया के वेस्ट साइड में कौन सा है, गोल्डन क्रिसेंट, जिसको बोला जाता है, जिसमें पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, ईरान आ गया। तो इंडिया के बीच में सैंडविच टाइप हो गया, मतलब एक साइड में गोल्डन क्रिसेंट पड़ जाता है वेस्ट साइड में, और ईस्ट साइड में गोल्डन ट्रायंगल पड़ जाता है। तो उसके बीच में होने के कारण जब दोनों गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के पास में कंट्रीज है, बीच वाली कंट्री, तो यहाँ पर ड्रग्स बहुत ज़्यादा सप्लाई होने के चांस रहते हैं। और ऊपर से हमारी जो यूपी है, उसके अलावा पंजाब है, ये बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज़ है, दूसरे बॉर्डर इनका जल्दी टच करता है। तो नेबरिंग कंट्रीज इनसे टच करती है, बॉर्डरिंग स्टेट से, नेबरिंग स्टेट से, तो इससे क्या दिक्कत आती है, यहाँ पर आसानी से सप्लाई हो जाती है ड्रग्स की, और उसके थ्रू पूरे देश के अंदर सप्लाई हो जाती है। एल्कोहल इज मोस्ट अब्यूज सब्सटेंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कंज्यूम क्या चीज़ की आती है, तो एल्कोहल। उसके बाद अफेक्टेड स्टेट कौन कौन से, तो इससे पंजाब, आसाम सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड प्रभावित, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पर ड्रग्स का कंजम्पशन होता है। पंजाब में, आसाम में, दिल्ली में, हरियाणा में, मणिपुर में, यूपी में, मिजोरम में, सिक्किम में। आप सोचिए ये मोस्टली जो भी कंट्रीज है ना, आप देखिए बॉर्डरिंग स्टेट्स के, इनके आसपास कोई न कोई कंट्री है, तभी यहाँ पर आसानी से सप्लाई हो जाती है। तो जो बॉर्डरिंग जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पर आसानी से चीज़ें मिल जाती है, इसी कारण वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इंपैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा, आप सोचिए, अगर एक आदमी ने ड्रग कंज्यूम कर रखा है, हम तो एक नॉर्मल एल्कोहल की बात करते हैं, किसी ने अगर ड्रिंकिंग कर रखी है तो या तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, उसकी अगर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर ले तो डेथ भी हो सकती है। और वो क्या करता है, घर पर जाके अपनी पत्नी पर अत्याचार करेगा, तो इसको डोमेस्टिक वायलेंस बोला जाता है। तो इस तरह उसके इंपैक्ट है। दूसरा इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज होता है। अब बोलेंगे आप कैसे, अगर डेली कोई एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसका पैसा लगता है, हर एक बोतल के, मुझे एक्चुअली रेट पता नहीं है, लेकिन जो भी उसका पैसा लगता हो, बहुत सारा पैसा लगता है। इस तरह अगर फाइनेंशियल बर्डन भी आदमी पर बढ़ जाता है। मैं आपको जो भी इसके अपने को, हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमको सही और गलत दोनों चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। तीसरा होपलेसनेस और सुसाइडल टेंडेंसी। कितनी बार क्या होता है, अगर ऑलरेडी डेली इतना कंज्यूम कर लेता है तो आदमी को क्या दूसरे काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो उसके जीवन में आशाहीन, तो निराशापन आ जाता है। और वो कितनी बार वो ट्राई कर सकता है सुसाइड्स के लिए, वो छोड़ना चाहता है तो भी नहीं छोड़ पा रहा है, तो उस टाइम पे भी इशू आ जाते हैं। हेल्थ इंपैक्ट क्या पड़ जाते हैं, हेपाटाइटिस बी एंड सी नाम की ऐसी बीमारियाँ, टीबी नाम की बीमारियाँ, ये सब ड्रग कंजम्पशन से ही होती है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली सिगरेट का कंज्यूम कर रहे हो तो सिगरेट भी एक टाइप से ड्रग्स है, तो ये इन सब के कारण हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। अब आप चैलेंजेस समझो, ये ड्रग्स की क्या चैलेंजेज है इंडिया के अंदर। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया के अंदर ये लीगली अवेलेबल ड्रग्स है। जैसे हम बड़े ड्रग्स यानी जो हीरोइन होती है, ये गांजा होता है, तो ये तो अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन लीगली रूप से तंबाकू है, सिगरेट से, इनको लीगली अलाउ कर रखा है। तो धीरे धीरे जब छोटा बच्चा पहले सिगरेट पिएगा, तंबाकू पिएगा, धीरे धीरे उसको हैबिट पड़ती जाएगी, और उससे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो गांजा, हीरोइन, इन चीज़ों का कंजम्पशन करने लग जाएगा। तो लीगली अवेलेबल ड्रग्स, तंबाकू अवेलेबल है। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन सेंटर की मतलब क्या होता है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर नाम सुना है आपने, हमारे यहाँ पर इंडिया में जिनको मतलब रिफॉर्म करने के लिए सेंटर बने होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी में भी बहुत सारी कमी है। उसके अलावा ड्रग्स की स्मगलिंग, इंडिया के अंदर जो स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। पंजाब, आसाम, यूपी, ये ऐसे स्टेट्स है जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ को शेयर करते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर शेयर करने के कारण यहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चैलेंजेस अवेलेबल है। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो गवर्नमेंट ने एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है। कब, 2016 में, नवंबर 2016 में। और उन्होंने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है उसकी स्कीम को रिवाइव किया, ताकि हम जो भी नार्कोटिक कंट्रोल के जो स्टेट्स है
फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके स्टेट्स को ताकि नार्कोटिक कंट्रोल कर सके। आप समझो मेरी बात को, एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर को डेवलप किया गया है नवंबर 2016 में। उसका उद्देश्य क्या है कि हम एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे किसको, स्टेट्स को, ताकि वो नार्कोटिक्स को, ये ड्रग्स से, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें। उसके अलावा एक नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है और उसको हैज बीन, जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो हैज बीन प्रोवाइडेड फंड्स, उसको फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे किसके लिए, एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। और उसके अंदर सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा, सीजर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सीजर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसका उद्देश्य क्या होगा, नार्कोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है उन्होंने इसको फंड्स प्रोवाइड करेंगे और उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट एक ही मिलेगा उसका। सिंपल एक बेनिफिट को समझो कि एक सॉफ्टवेयर होगा तो हमको पता चल सकता है कि कहाँ कितनी सेलिंग हुई, कहाँ कितनी परचेजिंग हुई है, कोई माल किसी ने उठाया है तो इसका मतलब कितनी बार, जैसे मेडिकल है तो मेडिकल के अंदर एक्चुअली मेडिकल जितनी भी दवाइयाँ होती है उसमें ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, तो लीगली उस चीज़ का उसमें थोड़ी सी मात्रा होती है। जैसे हमने कोई भी, जैसे खांसी की दवाई भी ली तो उसमें भी ड्रग्स की छोटी सी क्वांटिटी होती है, तभी हमको नींद आने लग जाती है अगर हम कोई भी मेडिकल की दवाई लेते हैं तो इस तरह एक सॉफ्टवेयर बना होगा तो पता चलेगा कि एक्चुअल में लीगल कहाँ जा रहा है और इलीगल उसका कहाँ कंजम्पशन हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चल जाएगा। उसके बाद सुनो, नार्कोटिक ड्रग्स एंड जो फिजिकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लाया गया, उसका उद्देश्य क्या है कि एक पर्सन को प्रोहिबिट करना। आप ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो, ना परचेज कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना परचेज कर सकते हो, ना कंज्यूम कर सकते हो नार्कोटिक ड्रग को। कंजम्पशन पर प्रोहिबिशन, परचेजिंग पर प्रोहिबिशन, सेलिंग, प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसिंग पर प्रोहिबिशन। और इसको 3 बार अमेंडमेंट कर दिया गया, 1988, 2001, 2014। 1988, 2001, 2014 में इसका मतलब इस पर प्रोहिबिशन कर दिया गया है। उसको 3 बार अमेंडमेंट कर चुका है इस एक्ट के अंदर। तो समझ लेना, एक्ट का नाम है नार्कोटिक ड्रग्स एंड फिजिकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। अभी क्या हुआ, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उन्होंने प्लान किया है कि हम एक स्पेशल सेशन लेकर आएंगे, किसके लिए, ओवर यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस चीज़ को समझना। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी आप इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को समझो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या सिस्टम है कि देखो, मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ इसको। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा देश है, उसके अंदर डिफरेंट रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इस तरह अलग अलग रिलीजन के अलग अलग डाइवोर्स के लिए, पर्सनल मैटर्स के लिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। पहले जब क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब था, सिविल प्रोसीजर लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, उस टाइम पर क्या था, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, ये भी पहले अलग अलग थे। लेकिन फिर इसको अंग्रेज गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस 1835 के आसपास, उन्होंने इसको सिमिलरिटी, धीरे धीरे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आने लगे, ऐसे एक्ट आने लग गए जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपराधिक मैटर्स में सभी को लिए समान ट्रीटमेंट करते थे। तो इस तरह वहाँ तो यूनिफॉर्मिटी आ गई, लेकिन अभी तक पर्सनल मैटर्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं आई है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल मैटर्स के अंदर अभी तक यूनिफॉर्मिटी नहीं आई, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये इसका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 44। जब हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इसको संविधान को बनाया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि अगर हमें हमारे देश को ग्रोथ करवानी है तो यहाँ पर एक लॉ और एक कानून ही होना चाहिए। अगर हर रिलीजन के लिए अलग अलग कानून होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और ऑफिशियली संविधान के अंदर आर्टिकल 44 बोलता है, इसका मतलब है कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम इसके आगे गो अहेड कर सकते हैं ऐसा। तो अब इसको समझो। यूसीसी प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर एंटायर कंट्री अप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी इन देयर पर्सनल मैटर्स। देखिए मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी समझा दी, सच एज मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया। आर्टिकल कौन सा है, 44, टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एंटायर कंट्री। अब इंडियन लॉ फॉलो करते हैं यूनिफॉर्म कोड इन सिविल मैटर्स, ठीक है। जैसे सिविल मैटर्स के अंदर तो फॉलो करते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हो गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया, एविडेंस एक्ट 1872। लेकिन इनमें भी समय के साथ इतने अमेंडमेंट हुए हैं कि इन्होंने डाइवर्सिटी क्रिएट कर दी है। लेकिन हाँ, ये इनमें हम बोल सकते हैं कि इन सिविल मैटर्स के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन अभी भी पर्सनल मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं आई है, तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री देख सकते हैं कि इसको, हिस्ट्री को कहाँ से देखा जा सकता है। जब कॉलोनियल इंडिया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी 1835 में, फॉर यूनिफॉर्मिटी इन क्राइम, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। अब आप इस चीज़ को समझना, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, क्राइम से रिलेटेड यूनिफॉर्म के लिए मतलब रिपोर्ट सबमिट किसने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो भी 1835 में। उसके बाद तो 1941 के अंदर क्या हुआ, BN राव कमेटी की स्थापना की हुई, ताकि हम क्या कर सकते हैं, हिंदू लॉ को कोडिफाई कर सकें। अब आप इस चीज़ को समझते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर हमें हिंदू लॉ को कोडिफाई करना है तो हमको जैसे कमेटी का नाम याद होना चाहिए, उसके बाद वेरियस जजमेंट हमको याद होने चाहिए। कोर्ट जजमेंट आर इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तो शाहबानो केस हुआ था 1985 में, एक सरला मुदगल केस 1995, 1995 और 1985 के केस है। अब एक शाहबानो केस को समझो। शाहबानो केस के अंदर क्या सिस्टम है, इस केस का क्या मतलब, आप शाहबानो केस में क्या हुआ था, यहाँ पर एक जो हमारी गवर्नमेंट है, जो शाहबानो केस के अंदर एक मुस्लिम महिला थी और उसका तलाक हो गया था। उसके बाद उस ड्यूरेशन में वो मेंटेनेंस मांग रही थी, किससे, उसके पति से। लेकिन ऐसा मुस्लिम लॉ में था नहीं, तब कोर्ट ने डिसीजन लिया उसके फेवर में, महिला के फेवर में, कि उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ऐसा, तो ये शाहबानो केस था। तब उन्होंने कहा कि, तब कोर्ट ने बोला था कि हमको इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत है। हिस्ट्री देख ली। अब सिग्निफिकेंस देखो कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ जाएंगे तो उसके कुछ बेनिफिट्स है क्या, तो बेनिफिट्स बिल्कुल है। सबसे पहले लॉ का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद उससे मतलब जितने भी अलग अलग लोग के अंदर देर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटी, तो उनका रिजोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। उसके बाद सेक्युलरिज्म जो होता है, हम बोलते हैं कि हम सेक्युलर देश है, ऐसा हम बोलते हैं,
बट क्या बोलने से काम हो जाएगा? एक्चुअली वो चीज़ें इनहेरेंट होनी चाहिए, वो चीज़ें हमारे देश के हर मतलब काम पर होनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल होगी जब सभी जगह यूनिफॉर्मिटी होगी। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। और जेंडर जस्टिस, अब अलग अलग लोग के अंदर क्या होता है कि अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग कानून है। एग्जाम्पल, मैं किसी के पर्सनल मैटर में तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे कि ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था, तो उसके अंदर जेंडर के साथ जस्टिस नहीं होता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को हटा दिया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जेंडर के साथ जस्टिस इसलिए नहीं होता है कि जैसे महिलाओं को 3 बार तलाक बोला और महिलाओं की जो भी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती थी, और उनकी तलाक होने के बाद एक तरह से वो डाइवोर्स हो जाता था 3 बार बोलने से। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन कर दिया था। तो इस तरह हर पर्सनल लॉ में, हिंदू लॉ में भी ऐसी इश्यूज़ है, सब जगह अपने अपने इश्यूज़ है। तो महिलाओं के साथ जहाँ भेदभाव होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से वो भेदभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ समझ लो। अब चैलेंज क्या है? तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल। अब आप बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी कोई हर्डल आती है? तो बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक आर्टिकल 25 है, एक आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वलिटी, यानी हर आदमी को स्वतंत्र मतलब बराबर का अधिकार है, ये तो इक्वलिटी। और एक आर्टिकल 25 बोलता है कि आप प्रिजर्व करता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, यानी हम रिलीजन से को प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी आज़ादी आर्टिकल 25 देता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, आर्टिकल 25 वर्सेस आर्टिकल 14, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। दोनों के बीच में एक तरह से फाइट कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि क्या हमको इक्वलिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और इक्वलिटी तभी मेंटेन होगी जब सब चीज़ें बराबर होगी, और या फिर उनको आज़ादी। और कितनी बार किसी दूसरे की आज़ादी किसी तीसरे के लिए परेशानी बन जाती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल भी बहुत बड़ा इशू है। तो आर्टिकल 25 वर्सेस आर्टिकल 14, याद रखना आर्टिकल 44 DPSP है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चीज़ें बहुत आसान है, समझोगे धीरे धीरे। हमको क्या करना है? चीज़ों को समझते जाना है और आगे बढ़ता जाना है। देखो मैं खुद बोल रहा हूँ, चीज़ें बहुत आसान है, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर इट। बार बार तैयारी करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन क्या कर रहे हैं, किस स्टेप्स ले रहे हैं कि एडवांस टाइज ऑन मेरीटाइम फ्रंट। तो जो आर्टिकल दिया गया है द हिंदू के अंदर, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है गल्फ ऑफ गिनिया, और एक और है INS सुमेधा। क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन के अंदर हमारा जो देश इंडिया की तरफ से INS सुमेधा को भेजा गया था। तो इस तरह दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को समझो। गल्फ ऑफ गिनी क्या है? तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन है किसका? ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन के अंदर, और जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तो वेस्ट साइड में। इस चीज़ को समझना, अफ्रीका की तो वेस्ट साइड में, एंड अटलांटिक ओशन के जो अटलांटिक ओशन है उसके नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर गल्फ ऑफ गिनी है। इसके अंदर ये प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर का जो जंक्शन होता है उस पर आता है गल्फ ऑफ गिनी। प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? वो काटते हैं गल्फ ऑफ गिनी पे। नेरो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, अब इस चीज़ को समझ लेना साथ में, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ नेरो होती है, बहुत छोटी होती है, और कोस्ट लाइन कितनी होती है? 6000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वार्म ट्रॉपिकल वाटर एंड लो सेलिनिटी। तो इसके अंदर ट्रॉपिकल वाटर होता है जो वार्म होता है, यानी वहाँ पर पानी कितना होता है? गर्म होता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब इक्वेटर पे अगर कोई भी देश पड़ रहा है तो वहाँ तो एक्चुअल में गर्मी होगी, इसलिए उसको बोला जाता है वार्म ट्रॉपिकल वाटर एंड लो सेलिनिटी। वहाँ थोड़ी सी सेलिनिटी की मात्रा कम होती है। और कोस्टल कंट्रीज कौन कौन सी है? तो एंगोला, बेनिन, कैमरून, उसके अलावा कोट डाइवोरे, कोंगो जो हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, उसके अलावा गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, गेबन, नाइजीरिया, गाना, सीरिया और लियोन। अब एक चीज़ और समझो, ये चीज़ तो समझ ली, उसके अलावा यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व के 35%, कितना बता रहा हूँ मैं? 35% वर्ल्ड का जो पेट्रोलियम रिजर्व है उससे ज़्यादा यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनी के अंदर होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मैपिंग के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, हमको समझना होगा। और ये मोस्ट डेंजरस गल्फ भी इसको बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर एक्चुअली आप मुझे ये तो बता दो कि गल्फ ऑफ गिनी का मैप तो दिखा दो, तो अभी दिखा देते हैं आपको। चीज़ें बहुत आसान है, देखो समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये देखो गल्फ ऑफ गिनी, उसके ऊपर देखते जाओ आप। ये सेनेगल हो गया, गिनी हो गया, मतलब ये लिब्रिया हो गया, और कोट डिवोर हो गया, घाना हो गया, बेनिन हो गया, और नाइजीरिया हो गया। ये सब चीज़ें इसके आसपास देखो आप, सारी कंट्रीज। नाइजर डेल्टा हो गया, कैमरून, गेबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, ये सारे देश इसको टच करते हैं गल्फ ऑफ गिनी को। अभी हमको सबको याद रखना है। अभी क्यों ये सब चीज़ें याद रहेगी तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, और यूपीएससी के क्वेश्चन का आपको पता ही है कैसे आते हैं उसके क्वेश्चन। चलो ये अटलांटिक ओशन ये देख लिया आपने। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। INS सुमेधा उसी के अंदर है। चीज़ें पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मज़ा आएगा। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमको यूपीएससी क्लियर करनी है या गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने हैं, और सारी चीज़ों को समझते जाओ। और मुझे 100% श्योर हो कि आप सब पास होगे और IAS बनोगे। तो सबसे पहले INS सुमेधा, थर्ड शिप ऑफ इंडिजीनियस बिल्ट सरयू क्लास नवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल। अब जैसे क्या होता है कि जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर INS सुमेधा क्वेश्चन आएगा तो INS सुमेधा इज ए सरयू क्लास नवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। तो हमको ध्यान रखनी होगी उसकी क्लास कौन सी है? सरयू क्लास है। तो इंडिजीनियसली बिल्ट है ये, वो भी सरयू क्लास के अंदर।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इंडियन नेवी में कब कमीशन किया गया? 2014 के अंदर इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था, INS सुमेधा को। और ये अभी कहाँ, इसको विशाखापट्टनम जो बेस्ड, जो नेवी का, जो अपन बोल सकते हैं ना, विशाखापट्टनम के अंदर क्या नेवी का एक बेस बना हुआ है, वहाँ पर ये रखा हुआ है, वहीं पर रहता है ये, मतलब उसकी लोकेशन वहीं है। उसके अलावा इसका काम क्या है? EEZ सर्विलेंस करना, उसके अलावा एंटी पायरेसी पेट्रोल करना, मतलब अगर वहाँ पर ऑपरेशन करना, मेरी टाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, अगर वहाँ पर कोई भी चोरी डकैती ऐसा कुछ भी होता है तो INS सुमेधा का काम है कि उस डकैती को रोकना, उस और पेट्रोलिंग करना, किसमें? समुद्र के अंदर। तो ये सारे काम किसके हैं? INS सुमेधा के। चलो, ये टॉपिक भी समझ में आ गया। इंडियन यूरोपियन यूनियन वाला जो आर्टिकल था उसमें जो हमने 2 खास की पॉइंट्स थे UPSC वाले, वो हमने समझ लिए हैं। चलो आगे बढ़ते जाओ। 3 टूरिस्ट किल्ड एज हाउस बोट्स कैच फायर ऑन डल लेक। अब समझो, अभी क्या हुआ है कि जो डल लेक है कहाँ है? श्रीनगर के अंदर। वहाँ पर 3 लोगों की डेथ हो गई। किसके कारण? कि वो जो मतलब आग लगने के कारण वहाँ पर 3 लोगों की डेथ हो गई। अभी चलो वो चीज़ तो हो गई है, बोट के अंदर आग लगी थी, तीनों की डेथ हो गई है। इसके लिए हम एक्चुअली बहुत ही संवेदनशील हैं, लेकिन अभी हमारे लिए टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है? उनकी डेथ के अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डल लेक क्या है। देखो अभी अपने को की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। तो डल लेक कहाँ है? तो श्रीनगर के अंदर है। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसको जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल बोला जाता है। चलो, क्या डल लेक अर्बन लेक है? तो बिल्कुल, डल लेक इज़ एन अर्बन लेक। ये जम्मू कश्मीर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है, यानी सेकंड लार्जेस्ट, यानी दूसरे नंबर की लेक कौन सी है? डल लेक। इट इज़ नेम्ड द लेक ऑफ फ्लावर्स। इसको लेक ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। इसको कश्मीर का जो क्राउन भी बोला जाता है। कश्मीर, जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। नाम याद रखना, UPSC में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे क्वेश्चन डल लेक नहीं आया, उन्होंने पूछ लिया कि लेक ऑफ फ्लावर इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर, तो आपको लिखना है यस। आपको क्वेश्चन आ जाता है जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, तो लिखना है यस। और तीसरा है श्रीनगर से जेवल, तो श्रीनगर से जेवल भी कश्मीर के अंदर। तो ऐसा है कि ये तीनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके नाम। इसका काम क्या है? कहाँ इसका सबसे ज़्यादा डल लेक में क्या यूज़ किया जाता है? तो कॉमर्शियल ऑपरेशन किया जाता है इन फिशिंग के अंदर, और वाटर प्लांट की हार्वेस्टिंग की जाती है। ये भी समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो। साइंटिस्ट पुल पेपर फ्रॉम जनरल और अरुणाचल मेंशन। अभी एक और जोरदार टॉपिक आया है, जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे ये मनकी एक वाइट चिक्ड जो मकाऊ होता है वो मिला है हमको। जो मनकी की एक प्रजाति होती है मकाऊ वो वाइट चिक्ड यानी सफ़ेद गालों वाला, उसकी गाल सफ़ेद है बिल्कुल, तो वो हमको मिला है। तो अभी हमको ये समझना है कि वाइट चिक्ड मकाऊ अरुणाचल प्रदेश में मिला है। तो उसमें क्या, चाइना बार बार बोलता रहता है अरुणाचल हमारा है, हमारा है, हमारा, ऐसा चाइना बोलता है। उसके बोलने से काम नहीं चलता है, बट ठीक है, उसकी आदत शुरुआत से ही विस्तारवादी नीति की रही है, तो वो ऐसा बोलेगा। तो वो ऐसा बोल रहा है कि जो ये आपको ये वाइट चिक्ड मकाऊ मिला है, ये हमारे एरिया में मिला है, ऐसा वो, क्योंकि वो अरुणाचल को ही अपना मानता है, वो उसको इंडिया का पार्ट मानता ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ देश होते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता है, बट ठीक है। नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो ए बिग, मतलब अभी इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि अब हमें चाइना हमारी, और एक समय ऐसा भी आएगा कि हम चाइना को भी पीछे छोड़ेंगे। तो इसलिए हमको ग्रोथ करनी होगी, हमको हमारी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। जो भी आदमी जो भी काम करे, अगर वो अच्छे से और ईमानदारी से करे, तो क्या होगा, वो हमारे नेशन को प्रभावित करेगा, और एक दिन हम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री बनेंगे। तो ए न्यू मेमल, अभी सम चीज़ को आ जाओ टॉपिक में, वाइट चिक्ड मकाऊ। इसके अंदर क्या होता है, ये एक न्यू मेमल है स्पीसी इन द कंट्री। हमारे देश में एक न्यू मेमल स्पीसी मिली है जिसका नाम है वाइट चिक्ड मकाऊ। साइंटिफिक नेम है इसका मकाका ल्यूकोगेनिस। स्पेलिंग याद रखना, मकाका ल्यूकोगेनिस। इसको चाइना में डिस्कवर किया गया था पहले, ये चाइना में डिस्कवर हुई 2015 में। अब एक और अरुणाचल में कहाँ मिली, अभी कहाँ मिली है, तो अरुणाचल प्रदेश के एंजो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमको ये जो मकाऊ वाली स्पीसीज है वाइट चिक्ड मकाऊ, ये मिली है। अब इसके वाइट चिक्स होते हैं, लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं, लंबे बाल होते हैं, लंबे और घने बाल होते हैं। ऑन द नेक, जो नेक होता है गर्दन पर लंबे बाल होते हैं। एंड ए लॉन्गर टेल, इसकी पूंछ बड़ी होती है। देन अदर मकाऊ स्पीसीज, जो अदर मकाऊ स्पीसीज होती है ना, उनसे ज़्यादा इसकी लंबी पूंछ होती है, वाइट चीक्स होते हैं और लंबे बाल होते हैं गर्दन पर। ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो लास्ट मेमल है, जो मेमल की जो प्रजाति होती है उसके अंदर ये लास्ट वाली, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में लास्ट वाली प्रजाति है, क्योंकि इसके बाद अभी तक कोई नई विशेष प्रजाति नहीं मिली है। अदर स्पीसीज़ को समझो। अरुणाचल में मकाऊ है, मक्का का उसको क्या, एक तो मकाऊ में भी अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो ये वाला जो वाइट चिक्ड मकाऊ पढ़ लिया था, उसके अलावा एक होता है अरुणाचल मकाऊ, असमीज मकाऊ, और एक होता है ये रहीसस मकाऊ। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मकाका मुंजाला, और मकाका असमीज, और मकाका मुल्टाटा। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन वैसे मेरे हिसाब से सही है, बट फिर भी ठीक है, चलेगा। तो अभी ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनका एक तो साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए, उसका क्या नाम था, उसका नाम था मकाका ल्यूकोगेनिस। तो ये साइंटिफिक नेम है, याद करना है। इसकी अभी ये किस कैटेगरी में, IUCN की तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में था 2021 तक, अभी इसको 308 कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। इसको 308 क्या है, तो सबसे पहले इसकी हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी 308 ये है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू की, रोड डेवलपमेंट होते हैं, और तो उसके कारण पेड़ों की कटाई हो जाती है। तो जब जंगल कम हो जाएंगे तो इस टाइप की प्रजाति जीवित कैसे रहेगी, तो ये सबसे बड़े इश्यूज़ है। IUCN कैटेगरी में 2021 तक तो इसको एंडेंजर्ड में डाल रखा था, नाउ 308 कैटेगरी में है।
ठीक है, हो सकता है ये कुछ टाइम बाद अपडेट हो जाए तो हम इस पर वापस आ सकते हैं, तो हमको ध्यान रखनी है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को समझ लो, क्या उसके अंदर इसकी हमने ऑलरेडी हम जैसे अपेंडिक्स 1, शेड्यूल 1, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो हम एक दिन इसके लिए स्पेसिफिकली, जैसे हमको टाइम मिलेगा 5-10 मिनट का लास्ट में, हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक को समझा देंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। या तो कुछ ऐसा करें क्या, अगर आपकी इच्छा हो तो, कि हम क्या करें लास्ट के 5 मिनट्स दें और जैसे एनवायरमेंट्स के हमने पढ़ लिए, कभी IUCN को पढ़ लिया, कभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ लिया, जो कि द हिंदू एनालिसिस में तो जनरली आते ही हैं, बट ऐसे जनरल टॉपिक्स जो ऑलरेडी कभी कभी आते रहते हैं, जैसे IUCN, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कभी एक एक टॉपिक उठा लो 5 मिनट के लिए सिर्फ, मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा इसे और आपको उसको समझना है। ऑलरेडी टॉपिक आपके पास, सबके पास लिखा हुआ है, आप जैसा बोलोगे वैसा कर सकते हैं। तो अभी IUCN आप एक बार अपना थॉट रखिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, अभी तक इसको इसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया गया है, किसको, व्हाइट चिक्ड मकाऊ को। अब एक न्यूज़ और सुनो, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल फूड। तो क्या फंक्शनल फूड खाने से कुछ हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं ऐसा न्यूज़ आई है, तो अभी मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा आपको। देखो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, चीज़ें बहुत आसान है। एक्चुअली क्या UPSC को हमने इतनी हवा बना रखी है ना कि हम पास नहीं हो सकते। एक्चुअली में पास हो सकते हैं, बट क्या होता है हवा बनाना, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल फूड। तो अभी आप समझो, देखो इसके अंदर क्या आते हैं, एक तो ड्राई फ्रूट्स आते हैं हमारे यहाँ, एक वेट फूड्स आते हैं, उसके अलावा घी, दही, हल्दी, उसके अलावा जैसे ये मसाला, सारी चीज़ें। तो क्या हम अभी जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं मोस्टली कि आपको ये चीज़ें, घी नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ मात्रा तो खानी चाहिए जो एक्चुअल में हमको नीड है हमारी बॉडी को। अगर वो सब खाएंगे तभी हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट रहेगा, बाकी हमारी हेल्थ के लिए कोई, हमको ऐसा लगता है कि अगर हम चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। यही आर्टिकल बोल रहा है। तो अभी मैंने इसको पूरा आर्टिकल को एक संक्षिप्त फॉर्म में लिखा है। उससे पहले एक टॉपिक देखो आप, मैंने ये जानबूझ के डाला है। देखो ये क्या है, ये पराली जला ली जा रही है। अब आपको पराली का टॉपिक हमने कल पढ़ा, परसों पढ़ा था, उसके एक दिन पहले पढ़ा था, कंटिन्यूसली हम 5 दिन से पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूसली ये पराली वाला टॉपिक डाल रहे हैं कि पराली जलाई जाती है। ये सोचिए हमने कितनी बार पढ़ लिया। मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सोचिए कितने बार आएगा ये, जब तक सर्दी चलेगी तब तक ये टॉपिक आता ही रहेगा। तो बस हमने एक बार पढ़ लिया है, हम इसको कंटिन्यूसली हर 3-4 दिन में रिवाइज करते रहेंगे। पूसा डिकम्पोजर क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बहुत मतलब चीज़ें बस कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगी। चलो अभी इसको समझ लो। फंक्शनल फूड में कौन कौन से आते हैं, एक तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें आलमंड्स होते हैं, कैश्यू नट्स होते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, वॉलनट्स, डेट्स और एप्रिकॉट्स यानी अखरोट, और ये सारी चीज़ें किस में आती है, फंक्शनल फूड में। नाम याद रखना, काजू, बादाम, पिस्ता, उसके अलावा किशमिश, अखरोट, ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। वेट फ्रूट्स में बनाना, ग्रेप्स, गुआवास, तो ये सब, केला, अंगूर, ये जो भी फल फ्रूट आते हैं वो आते हैं वेट फूड में। ये सब किसके पार्ट है, फंक्शनल फूड के। उसके बाद न्यूट्रिशियस फूड भी होते हैं जिसमें बाजरा, रागी, जवार, मिलेट्स, कभी सुना होगा आपने। ये मोटा अनाज कौन सा आता है, तो बाजरा होता है, रागी होता है, जवार होता है। एंड यूज ऑफ हल्दी, हल्दी का यूज किया जाता है। हम कहाँ हल्दी का यूज हमको करना चाहिए, घी का यूज करना चाहिए, गार्लिक, जो ये गार्लिक होती है, या गिंजर जो अदरक होती है, और ये सिनामून, यानी सिनामून का मतलब होता है मसाला, वो क्या बोलते हैं इसको, काली मिर्च, हाँ एक मसाले का नाम है सिनामून, इस तरह। तो अभी आप, मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, पूरे आर्टिकल में एक चीज़ लिखी हुई, अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताई है। आर्टिकल कहना चाह रहा है, ऑथर कहना चाह रहा है कि आपको घी का यूज़ करना है, मिल्क का यूज़ करना है। हम बोलते हैं सर्दी में घी का यूज़ करना नहीं, सॉरी मतलब दही का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। दही का यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपके शरीर का न्यूट्रिशन बढ़ेगा, आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे, आपको दूध, सुबह दूध पीना चाहिए, और हर चीज़ को एक्चुअल क्वांटिटी जिसकी नीड है वो लेनी ही चाहिए। जैसे हल्दी है, आप अगर हल्दी डालना बंद कर दोगे तो उसका नुकसान क्या होगा, आपकी बॉडी को ही होगा, अभी नहीं, बहुत जल्दी इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे आने लग जाएगा। हल्दी से आपके जो माइंड की जो क्या बोलते हैं बौद्धिक क्षमता, वो ग्रोथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको जाननी होगी कि हमें हमारे, अगर हमें UPSC भी क्लियर करनी है या कुछ भी एग्जाम दो या कोई भी काम करना है, हमें हमारे फूड सिस्टम को सुधारना होगा। हमें सारी चीज़ों का सेवन करना होगा कि ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करो। अब आप सोच रहे हो कि बादाम लेके आए, एक साथ 100 बादाम एक ही दिन में थोड़ी खानी है, डेली 5 बादामें, 4 बादामें, 3 बादामें, ऐसा कुछ सेवन करो। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल बोल रहा है ऐसा। आर्टिकल कहता है कि आप जैसे बादाम खाओ, काजू खाओ, कैश्यू खाओ, जो खाना है आपको, लेकिन उसको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली डेली बेसिस पर खाओ, तो आपको 3-4 महीने में उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा। उसके बाद जैसे नॉन, ये तो हो गए किसके अंदर, वेजिटेरियन फूड के अंदर। नॉन वेज फूड के अंदर एग्स आता है, चिकन आते हैं, और ऐसा आर्टिकल में लिखा है कि वेजिटेरियन फूड में, वेजिटेरियन जो फूड्स होते हैं जैसे हल्दी, कर्ड, मिल्क, ये सारी चीज़ें, इसके अंदर और ज़्यादा आपको खाने की मात्राएं मिल जाएगी, खाने के सामान मिल जाएंगे, लेकिन नॉन वेज के अंदर थोड़ा कम मिलेगा। तो इस तरह जो भी जिसको पसंद हो वो खाओ। और हेल्थी डाइट, अल्टीमेटली हमको एक हेल्थी डाइट रखनी है जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी बौद्धिक क्षमता का ग्रोथ होता रहे, हमारी शारीरिक क्षमता का ग्रोथ होता रहे, मानसिक क्षमता का ग्रोथ होता रहे, और हमारी बॉडी जो की जो एंटीबायोटिक कैपेसिटी होती है, यानी जो
बाहर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता, वो भी तभी ग्रोथ करेगी जब हम अच्छे से खाने का सेवन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें न्यूट्रिशियस फूड को खाना होगा, फंक्शनल फूड, ड्राई फ्रूट्स, वेट फ्रूट्स, इसका सेवन करना होगा, और वो भी एकदम सही मात्रा में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, नहीं, उनकी एक निश्चित मात्रा खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक आज हमने पढ़ लिया है। एक तो क्या फंक्शनल फूड को समझ लिया है, उसके अलावा हमने वाइट चीक्ड मकाओ को पढ़ लिया है एंड डल लेक को समझा है। उसके अलावा और क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, आईएनएस सुमेधा पढ़ लिया है और गल्फ ऑफ गिनी को समझ लिया है एंड दैट टॉपिक इज़ नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड समझा है। एंड जो ड्रग्स इंडस्ट्री है उसका क्या स्टेटस है ड्रग्स का इंडिया के अंदर, वो सारी चीज़ें देख ली है, और एक वोल्केनो को भी समझ लिया है। इस तरह सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। और स्टेबल बर्निंग में मैंने आपको पूसा डिकम्पोजर, एक मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि पूसा डिकम्पोजर क्या होता है। कैप्सूल फॉर्म में होता है, मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। उसमें 4 कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, आटे का यूज़ करके 25 लीटर लिक्विड बनाया जाता है। अगर 25 लीटर लिक्विड बनाया जाता है तो 25 लीटर जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड से 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड के अंदर अगर उसको छिड़क दिया जाता है तो उससे क्या होगा, उससे वो पराली डिकम्पोज हो जाएगी। तो ये तो माध्यम है पराली को डिकम्पोज करने का। लेकिन पराली से भी पैसा अर्न कर लिया जाता है। कैसे, उससे बायोगैस बनती है, उससे CNG बनती है, उससे रिन्यूएबल एनर्जी बनती है, तो क्लीन एनर्जी बनती है, तो उसको बेचकर भी हम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब इसके हम लोग इससे रिलेटेड अवेयर होंगे। एक डिकम्पोज करना अलग होती है, उसमें कॉस्ट खर्च होती है, लेकिन अगर हम उसी पराली को बेच दें तो उससे पैसा मिलेगा। चलो ये टॉपिक हो गया। ये मैंने क्वेश्चन आपको देख लिया होगा, फर्स्ट प्लेयर एवर टू बी टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो सॉरी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद को बताना है। और एक आंसर ये समझ लो, विच कंट्री इज नोन एज टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर है श्रीलंका। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई भी इशू लगता है आप कमेंट कीजिए, और मैं टेलीग्राम का लिंक भी दूंगा, उस पर आपको PDF भी मिल जाएगी, और आप पढ़िए, अच्छे से समझिए। कुछ भी इशू आता है तो मुझे बोलिए, हम इसको और अच्छे से, आप जो भी बोलेंगे वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे। साथ के साथ ही मैं एक बहुत जल्दी एक इनिशिएटिव लेकर आने वाला हूँ। उस इनिशिएटिव में हम डेली बेसिस पर UPSC के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन डेली करेंगे। उसमें ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, सिर्फ 7 से 8 मिनट बस। और आप सोचिए कि इतने कम टाइम में हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। और उस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन का पता चल जाएगा कि आपकी रियल पोजीशन कितनी है, आपके एक्चुअल में जो प्रिपरेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरे को आंसर नहीं आ रहे हैं यार, मेरी क्या सिचुएशन पढ़ाई नहीं चल रही, बट अगर आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे, आज नहीं कंटिन्यूस बेसिस पे, तो उस रिवीजन लेक्चर से आपको क्या पता चल जाएगा, आपकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि नाउ यू आर रेडी फॉर एग्जाम्स। तो चलो फाइनली हम टॉपिक को एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।